होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया है पार्ट 32 एमसीक्यू फॉर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम। हम कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। एक वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम हमारा खत्म हो चुका है, उसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और ये वही क्वेश्चन है जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं हर एक नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम्स में, तो इनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कुछ नया लिखे तो प्लीज़ नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A nurse reposition a client who is diagnosed with emphysema to facilitate breathing. Which position maximum air exchange? तो हम उसे कौन सी पोजीशन देंगे? एक पेशेंट है वो डायग्नोज्ड हुआ है एम्फाइसीमा से, एम्फाइसीमा का, उसको हम ब्रीदिंग जो है पैटर्न उसका सही करना चाह रहे हैं, तो नर्स जो है उसकी रीपोजिशन कर रही है। तो कौन सी पोजीशन जो है उसको एयर एक्सचेंज में मैक्सिमम होगी अच्छी? सुपाइन, ऑर्थोपिनिया, या फिर लो फाउलर, या फिर सेमी फाउलर। सो मोस्टली बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत किया होगा, दैट इज सेमी फाउलर। नो, हम ऑर्थोपेनिक उसे पोजीशन देते हैं जब वो सिटिंग पोजीशन में होगा, तो उसके जो लंग्स हैं प्रॉपरली एक्सपैंड करेंगे, जिससे एयर एक्सचेंज जो है वो फैसिलिटेट होगा, ठीक है। ऑलवेज याद रखना, एम्फाइसीमा वाला पेशेंट है। एम्फाइसीमा में क्या होता है? डिस्ट्रक्शन हो जाती है एल्वेलाई की, और इसे हम क्या बोलते हैं? पिंक पफर डिसीज भी बोलते हैं। सीओपीडी में आती है ना, ये सीओपीडी में दो आती है, ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। तो एम्फाइसीमा को हम पिंक पफर डिसीज भी बोलते हैं। सिटिंग से क्या होगा? उसके जो लंग्स हैं पूरे एक्सपैंड होंगे, और उसका जो फैसिलिटेट होगा ब्रीदिंग पैटर्न, क्योंकि एल्वोलाइज जो हैं वो डिस्ट्रक्ट हो चुके हैं। अगर हम उसे फॉउलर पोजीशन भी देंगे तो भी उसको फैसिलिटेट नहीं होगी उसकी ब्रीदिंग, तो हम उसको ऑर्थोपेनिक पोजीशन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स मॉनिटर अ क्लाइंट हु रिसीव ट्रीटमेंट फॉर एन अस्थमा अटैक। द नर्स नो द क्लाइंट रेस्पिरेटरी स्टेटस हैज वर्सनड इफ विच अकर। एक नर्स है वो मॉनिटर कर रही है क्लाइंट को, उसको अस्थमा अटैक हुआ है, उसने अभी अभी ट्रीटमेंट लिया है, और नर्स को पता है कि इसका स्टेटस और बिगड़ सकता है अगर क्या होता है, अगर क्लियर ब्रेथ साउंड होगी, डिमिनिश्ड हो जाएगी ब्रेथ साउंड, वीजिंग थ्रू आउट ऑल लंग फील्ड्स, या फिर रोंकाई। तो जब डिमिनिश्ड हो जाएगी ब्रेथ साउंड, इट मीन्स जो है वो क्लाइंट का रेस्पिरेटरी स्टेटस जो है और वर्स हो गया है। देखो, क्लियर ब्रेथ साउंड तो नहीं बताएगी, क्लियर ब्रेथ साउंड है इसका मतलब वो वर्स नहीं हुआ है, वो तो ठीक हुआ है। वीजिंग साउंड्स तो हम देखते ही हैं अस्थमा वाले पेशेंट में, तो ये भी नहीं है, ठीक है। रोंकाई साउंड कौन सी होती है? इसमें क्या हो जाता है? फ्लूइड प्रेजेंट हो जाता है लंग्स में, तो ये तो अस्थमा वाला है ही नहीं। तो जब उसका ब्रेथ साउंड डिमिनिश हो जाएगा तब उस क्लाइंट का स्टेटस हमें पता चलेगा कि और वर्स हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नर्स इंटरप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन अर्ली साइन ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन अ क्लाइंट एट रिस्क। तो कौन सा अर्ली साइन देखने को मिलेगा और कौन सा पेशेंट रिस्क पे होगा? एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, हाइपोक्सिया नॉट रिस्पॉन्सिव टू ऑक्सीजन थेरेपी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, या फिर स्फीयर अनएक्सप्लेन्ड इन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो देखो, पेशेंट को क्या है? ARDS, तो उसका अर्ली साइन क्या होगा? हाइपोक्सिया नॉट रिस्पॉन्सिव टू ऑक्सीजन थेरेपी। ARDS वाले पेशेंट में ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो गिरती रहती है, चाहे तुम उसको ऑक्सीजन थेरेपी दे दो पर वो फॉल करती रहती है। तो जो पेशेंट हाइपोक्सिया वाला ARDS वाला हाइपोक्सिया में होगा और ऑक्सीजन थेरेपी देने के बाद भी वो हाइपोक्सिया में है, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरी जा रही है, इट मीन्स वो रिस्क पे है, अर्ली साइन है वो इसका। बाकी सारे भी हैं बट बाकी सारे क्या है? वो लेट साइन है, ठीक है। बाकी सारे क्या है? वो लेट साइन है, बट हाइपोक्सिया नॉट रिस्पॉन्सिव टू ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो अर्ली साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A nurse is developing a nursing care plan for a client diagnosed with chronic obstructive pulmonary disease. What should be the client priority nursing diagnose? एक नर्स है वो नर्सिंग केयर प्लान बना रही है एक पेशेंट का जिसको क्या है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है। तो क्लाइंट की प्रायोरिटी में नर्सिंग डायग्नोज क्या होगा? एक्टिविटी इंटॉलरेंस, ऑल्टरनेटेड कॉपिंग, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, या फिर सेल्फ केयर डेफिशिएंट। सो ऑब्वियसली हमारी प्रायोरिटी क्या होती है? एयरवे को मेंटेन करना इन दिस पोजीशन, जब उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई दिक्कत है तो इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज ही हमारा जो प्रायोरिटी नर्सिंग ऑप्शन होगा। देखो, अल्टर्ड कोपिंग तो हमें बाद में करनी है, फिलहाल तो हम उसे एयरवे क्लियर करेंगे। इन एक्टिविटी इंटॉलरेंस तो उसे रहेगा अनटिल एंड अनलेस उसे प्रॉपरली ब्रीदिंग नहीं आती। सेल्फ केयर डेफिशिएंट भी बाद का है, बट हमें मेन जो प्रायोरिटी होगी वो होगी हमारी इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस रेंडर्ड अ पेशेंट एट रिस्क ऑफ। जिसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, वेन में थ्रोम्बस बन गया है, ब्लड क्लॉट बन गया है, वो पेशेंट को किस रिस्क पे डालेगा? शॉक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलाई हो सकता है, या फिर स्ट्रोक हो सकता है।
तो देखो से क्या है, ब्लड क्लॉट बना है, थ्रोम्बस बना है, ठीक है। तो पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलाई होने के चांसेस है। अगर पेशेंट को थ्रोम्बस बना है और वो क्लॉट है, तो अगर पेशेंट ज़्यादा मूव करेगा तो वो क्लॉट क्या करेगा, मूव करके कहाँ पहुँच सकता है, एम्बोलाई की फॉर्म में आ सकता है और वो लंग्स पे पहुँच सकता है। तो वो पल्मोनरी एम्बोलाई के रिस्क पे पेशेंट को डालेगा। इसलिए थ्रोम्बस वाले पेशेंट को कहा जाता है कि बेड रेस्ट करे, वो घूमे फिरे ना, उसे बेड रेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है, What nursing action will most help client obtain maximum benefit after postural drainage? तो कौन सा नर्सिंग का एक्शन जो है क्लाइंट को हेल्प करेगा ऑब्टेन करने के लिए मैक्सिमम बेनिफिट्स आफ्टर पोस्चरल ड्रेनेज? तो एडमिनिस्टर PRN ऑक्सीजन, प्लेस द क्लाइंट इन अ सिटिंग पोजिशन, इनकरेज द क्लाइंट टू कफ डीपली, या फिर इनकरेज द क्लाइंट टू रेस्ट फॉर 30 मिनट्स। देखो पोस्चरल ड्रेनेज क्या होता है, इससे क्या होता है, हम एयरवे क्लियरेंस करते हैं। क्या करते हैं, एयरवे क्लियरेंस करते हैं पोस्चरल ड्रेनेज में। ये क्या हेल्प करता है, म्यूकस को क्लीन करने में। जो म्यूकस होता है ना, जो जमा होता है म्यूकस, उसको क्लियर करने में ये हेल्प करता है। जो भी क्लॉग्ड म्यूकस होता है हमारे ट्रैक में, ठीक है, उसको हेल्प करता है ये क्लियर करने में। तो अगर हम पेशेंट को बोलेंगे कि तू इनकरेज करेंगे कि तू डीपली कफ कर, ठीक है, जोर से कफ कर डीपली, ताकि जो म्यूकस है वो और ज़्यादा बाहर निकले और उसकी पोस्चरल ड्रेनेज की बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। पोस्चरल ड्रेनेज क्यों करते हैं हम, ताकि उसका म्यूकस और एयरवे क्लियरेंस हो जाए ना। म्यूकस क्या करता है, हमें सांस लेने में दिक्कत देगा पेशेंट को, ठीक है, नैरो करेगा। तो हम क्या करते हैं, पोस्चरल ड्रेनेज करते हैं, जिससे क्या होगा, पेशेंट का जो क्लियर हो जाएगा एयरवे। तो हम उसको कहेंगे कि डीपली कफ कर, ताकि जो म्यूकस है वो हिले और बाहर ज़्यादा निकले, जिससे और बेनिफिट हो सके पोस्चरल ड्रेनेज का। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एटिलेक्टेसिस अमंग द फॉलोइंग। तो इसमें से कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है एटिलेक्टेसिस की? एटिलेक्टेसिस में क्या हो जाता है, क्लैप्स हो जाते हैं और क्लोज हो जाते हैं लंग्स, जिसमें रिड्यूस हो जाता है गैस एक्सचेंज और एब्सेंट भी हो जाता है अगर ज़्यादा फेटल कंडीशन हो। तो डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड, रैपिड एंड शैलो रेस्पिरेशन, लॉस प्रोडक्टिव कफ और ऑल ऑफ द अबव। तो देखो ये सारी चीज़ें एटिलेक्टेसिस में देखने को मिलेंगी, बिकॉज देखो जब लंग्स ही कोलैप्स हो गए, डिमिनिश्ड हो जाएगी ब्रेथ साउंड, ठीक है, डिमिनिश्ड हो जाएगी हमारी ब्रेथ साउंड। उसके बाद रैपिड एंड शैलो रेस्पिरेशन भी दिखेगी, वो उसको अब सांस लेने में दिक्कत होगी, वो तो रैपिड शैलो डेप्थ में और इंक्रीज रेट में रेस्पिरेशन लेगा, और उसका प्रोडक्टिव कफ भी है जो वो लूजन हो जाएगा। सो एटिलेक्टेसिस में सब देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सिंग हाईएस्ट नर्सिंग प्रायोरिटी फॉर अ क्लाइंट विद द स्टेटस ऑफ एस्थमेटिक, ठीक है। तो कौन सा नर्सिंग प्रायोरिटी होगा, जो पेशेंट है उसका एस्थमेटिक स्टेटस है क्लाइंट का? अवॉइड इंट्यूबेशन, एडियरेंस टू ट्रीटमेंट, मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस, तो प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। देखो नर्सिंग प्रायोरिटी होती है अस्थमा वाले पेशेंट में कि हमें इंट्यूबेशन जो है अवॉइड करनी है, क्योंकि वो ट्रिगर कर सकती है पेशेंट को, ठीक है, वो पेशेंट का स्टेटस जो अस्थमा का है और वर्सन कर सकती है। तो हम ऑलवेज जो अवॉइड करते हैं ईटी ट्यूब इंसर्शन इन द अस्थमेटिक पेशेंट, तो याद रखना। नेक्स्ट है, पिंक पफर इज नोन एज, मैं अभी बता के आई हूँ किसको बोलते हैं, एम्फाइसीमा को, ठीक है। और ब्लू ब्लॉटर किसको बोलते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस, ठीक है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस को हम ब्लू ब्लॉटर बोलते हैं, याद रखना। दो ही होती है, पिंक पफर और ब्लू ब्लॉटर। तो ब्लू ब्लॉटर से बी से ब्लू ब्लॉटर, बी से ब्रोंकाइटिस, ठीक है, और एम्फाइसीमा को हम पिंक पफर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट इट स्टार्टेड टू ड्रेन ब्लैक रेड कलर सिक्रीशन, इट सजेस्ट, ठीक है, हमने चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट की है और उसका डार्क ब्लैक रेड कलर का सिक्रीशन आ रहा है, तो हम क्या सजेस्ट करेंगे उसको, निमोनिया, हीमोथोरेक्स, पायोथोरेक्स या फिर एम्फाइसीमा। सो नाम से ही क्लियर है, हम बोलेंगे हीमोथोरेक्स, ठीक है। सो दीज आर ऑल क्वेश्चन फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और ये वीडियो अपने फैलो एंड फ्रेंड्स को प्लीज़ शेयर करिए, ताकि मैं और वीडियोज़ डालती रहूँ। सो हम अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम हमारा खत्म हो चुका है। इसके बाद कौन सा सिस्टम करना है आपको, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दो, और अगर कोई टॉपिक आपको इलेबोरेट कराना है तो आप वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना टॉपिक का नाम। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।